नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकारों में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज बात कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर करूंगा जो क्राइम से जुड़ा हुआ है और हमारी मनोवृत्ति किस ओर जा रही है, उसका कारण क्या है, उस पर बातचीत होगी। यदि इस कंटेंट को आपका पूरा समय मिला तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि क्राइम की उस जड़ तक पहुंचेंगे जिसके कारण क्राइम हो रहा है, और वो विद्रूपता, विभीषक दृश्यों को आकार में ला रहा है, घटित कर रहा है। अभी हाल ही में एक घटना मैंने मीडिया के माध्यम से नोट करी। दिल्ली में घटी ये घटना, वेलकम स्टेशन है वहां, उसके पास ही घटना है। घटना में क्या होता है, 16 साल का हत्यारा है और 17 साल का मृतक है, यानी दोनों नाबालिग हैं। और वजह क्या है, 16 साल का हत्यारा यानी मारने वाला और 17 साल का मृतक यानी जिसको मार दिया गया। अब हत्या की वजह, मारने वाले को बिरयानी खाने के लिए 350 रुपए की आवश्यकता थी। जाहिर है ये व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा विलासिता का आदी होगा, वरना 350 रुपए की बिरयानी कोई आम आदमी तो नहीं खाता, लेकिन इसको 350 ही खाना थी। इसने मृतक जो 17 साल का है उससे कहा मुझे 350 रुपए दे, बिरयानी खाना है। उसने नहीं दिए तो मर्डर कर दिया। पहले गला दबाया और जब गला दबा के संतुष्ट हो गया कि अब ये प्रतिकार नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर चाकुओं से 50 से अधिक वार किए चाकू से। और जब वो मर गया तो उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसकी गर्दन जो काटने की कोशिश की इसने, हत्यारे ने, और गर्दन जब नहीं कटी तो उसने उस मृतक की छाती के पास खड़े होकर उसकी थोड़ी में ठोकरें मारी, इस प्रयास के साथ कि शायद गर्दन उखड़ के अलग हो जाए। इतना गुस्सा इस घटना में उस वीडियो में देखने को मिला, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना भी नहीं हुआ, जब गर्दन अलग नहीं हुई तो उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने उस सबको बहुत हिकारत से, नफरत के साथ एक तरफ फेंका और वहां उसने डांस किया। ये है इस घटना की सबसे बड़ी विभीषिका कि उसने वहां डांस किया। और जब वो डांस करने से बिल्कुल उसको लगा कि पर्याप्त हो गया है, तो फिर उस व्यक्ति ने मृतक की जेब से पैसे निकाले और चलता बना। जाहिर बिरयानी खाई होगी, यदि सोच रहा होगा तो। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना लगभग सभी लोग जानते हैं, आपने भी देख ली होगी क्योंकि ज्यादा वायरल है, तो फिर मैं इसको लेके क्यों बैठा हूं। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, शब्दघोष जन सरोकारों से जुड़ा हुआ चैनल है। हम घटना तो देखते हैं, हम ये कभी समझने का प्रयास नहीं करते कि ये घटी क्यों। तो दरअसल जब समझ लें कि घटी क्यों, तो हो सकता है कि वो क्यों शब्द का जब उत्तर मिलेगा तो फिर उससे बचने का प्रयास करेंगे। और जब हम बचने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि इन चीजों से बचने का कोई रास्ता सामने आ जाए। तो मैं उस पर हमेशा फोकस करता हूं, और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे हाथ में कुछ पकड़ में आ गया है, मैं वो आपको देने जा रहा हूं। एक बात, हत्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारें किसी भी प्रांत की कुछ भी कहें, प्रतिदिन पिछली हत्याओं के आंकड़ों का रिकॉर्ड टूट रहा है। अब वो चाहे सामाजिक विद्रूपता हो, उसके चलते करना पड़ी, लेन देन का मसला हो इसलिए हत्या हो गई, प्रेम संबंध में कोई विध्वंस आ गया, बीच में कोई ऐसा मोड़ आ गया जब दो पार्टनर में नहीं पट रही तो हत्या हो गई। मतलब हत्या का कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि हमने इसलिए हत्या करी, बस कोई भी बात हुई हत्या कर दी। ये इतना इजी हो गया है कि इतना ज्यादा कहना चाहिए गुस्सा एक आम व्यक्ति में देखने को मिल रहा है कि वो पहले सोचता था 100 बार क्यों मारा जाए, हाथ पैरों से लड़ लो, घूसे मार लो, लाते मार लो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, आजकल हत्या, इससे मतलब अधिकांश मामलों में हमें ऐसा लगता है कि हत्या की क्या आवश्यकता थी इसमें। जैसे यही मामला है, 350 रुपए का है, नहीं दिया, 2-4 लात मारे, घूसे मारे या पीट ली है, उसके बाद तू अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब लोगों की हत्या और हत्या के बाद फिर ये विभीषिका, ये बीभत्सता,
कि हम काटने का प्रयास कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और शांत नहीं हो रहा मन, तो हम डांस कर रहे हैं। कहते हैं उसको एक बीभत्स डांस, बीभत्स नृत्य कहने से अपन वो हो रहा है। तो ये यानी आदमी की मनोवृत्ति है वो विकृति की ओर जा रही है, वो बिल्कुल मानसिक रूप से इतना विध्वंसकारी हो रहा है कि शायद जानवर भी इस कैटेगरी में पीछे रह जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कारण क्या है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक थीम पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये थीम आपकी पकड़ में आ जाएगी तो निश्चित आपको इसमें बहुत सारी शाखाएं मिलेंगी सोचने के लिए, और आप हत्याओं के, आत्महत्याओं के, हत्या के प्रयास के बहुत सारे कारण पकड़ने में आप स्वयं कामयाब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास एक दूसरे के लिए अब समय शेष नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है। इस आधुनिक समाज में अब पैसे कमाने की आपाधापी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम 1 लाख कमाते हैं तो हम 10 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाने लगे तो हम 1 करोड़ चाहते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है इस समाज में। ऐश्वर्य वैभव का प्रदर्शन इतना अधिक हो गया है कि हम अब जो देख रहे हैं उसे पाने के लिए जमीन आसमान एक करने के लिए हम तैयार हैं। लिहाजा हम अब पैसे छापने की मशीन है, चलती फिरती पैसे छापने की मशीन। और हम कहते क्या है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आर्थिक मजबूती देने के लिए ये सब कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। अपने कहना चाहिए ऐश्वर्य वैभव को हमने कुर्बान कर दिया आने वाली पीढ़ी को मजबूती प्रदान करने की, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है। व्यक्ति, जिसे लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज रहा, जब से हम सभ्य हुए ये एक पुरुष प्रधान समाज हो गया। तो ये भी सत्य है कि पुरुष कमाई करता था, पुरुष बाजार जाता था, पुरुष काम पे जाता था, पुरुष धंधा करता था, पुरुष दूसरे की नौकरी करता था। तो हमने ये मान लिया कि वो एक पार्ट जो है समाज का, वो पुरुष है, जो मुखिया है, वो कमा के लाएगा, और जो गृहिणी है, जो घर की स्वामिनी है, वो उस आय से प्राप्त अर्थ के माध्यम से अपना घर चलाएगी। तो एक पक्ष संभाल रहा है घर के बाहर की दुनिया और एक पक्ष संभाल रहा है घर के भीतर की दुनिया। तो इस दुनिया में एक संतुलन बना रहा, इस परिवार में, इस समाज में संतुलन कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेके संतुष्ट थे और अडिग थे, को जानते थे। व्यक्ति जानता था कि पत्नी कमाने नहीं आएगी, मुझे कमाना है, तो वो कमाई के लिए कुछ भी करता था और आवश्यकता अनुसार सफल रहता था। इधर महिला ने ये मान लिया था कि घर के भीतर का जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई ये जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग लोगों ने जो फैलाया ना, बराबर के अधिकार और बराबर का सब कुछ, महिलाओं का शोषण, मैं मानता हूँ हुआ है, लेकिन अधिकारों की कोई बात करे तो फिर मेरे तर्क अलग हैं। एक उदाहरण दूंगा उसमें कि हमने पुरुष को देखा, पैसा उसके हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन हमने ये भी देखा घर की तिजोरी की चाबियां महिला की कमर के गुच्छे में लटकी रहती थी जब हम आधुनिक नहीं हुए थे तब। और वही एक कालखंड ऐसा है जब हमने ये आरोप लगाया कि महिलाओं का शोषण होता है। दरअसल ये प्रबुद्ध वर्ग जो बीच में आया है, तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग, जिसे महिलाओं का घर में रहना रास नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं वो भी बताऊंगा आपको, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, नहीं तो अपन मुद्दे से भटक जाएंगे। कारण सिर्फ इतना सा है, जब तक महिला घर में रही उसने अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाकर उसको लोरियां कौन सी सुनाई? महावीरों की, चरित्रवानों की, देश के ऊपर मर मिटने वालों की। तो हमने क्या पाया? रामचंद्र पाए, कृष्ण पाए, परमहंस पाए, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद पाए, महात्मा गांधी पाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह। हमने ऐसी विभूतियां क्यों पाई? वीर शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां कहती थी, देखो ये दुर्ग हमारा है, ये हमें जीतना है, ये हमें हासिल करना है। शिवाजी, और शिवाजी के मतलब लोरियों के माध्यम से, रिपीटेशन के माध्यम से सीता ने लवकुश बना दिए, शकुंतला ने भरत बना दिया। क्यों? माँ का आधिपत्य था बच्चे के ऊपर और माँ के पास समय था बच्चे को समय देने की। आज स्थिति क्या है? ये जो पश्चिमी वर्ग है भारत में, स्त्री के कुटुंब पर प्रभाव को इसने स्टडी किया और इसको लगा कि यदि ये महिला किचन में बनी रही, यदि ये महिला घर में बनी रही, तो ये विवेकानंद पैदा करती रहेगी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा करती रहेगी,
ये भरत और लवकुश पैदा करती रहेगी, ये वीर शिवाजी पैदा करेगी। इसको बाहर निकालो, सत्यानाश करना है भारतीय संस्कृति का, इसे बाहर निकालो। और निकाल दिया। अब मैं हत्या पे आ रहा हूं, निकाल दिया। अब क्या हो रहा है, एक महिला कामकाजी है और उसको ईश्वर ने बच्चा दे दिया। इसी बीच थोड़ी सी लीव मिली, उसके बाद उसे फिर काम पे जाना। तो अब क्या किया, बच्चे के लिए दाई रख ली, एक दाई बच्चों संभालने लगी। अब देखिए आप, ये बच्चा जब माँ का दूध चाहिए, जब माँ का साथ चाहिए, माँ का सानिध्य चाहिए, एक माँ और बच्चे के बीच जो कनेक्शन चाहिए, कौन सा, इमोशनल, वो तो रह गया। वो किसके हाथ में आ गया बच्चा, एक दाई के हाथ में। अब देखिए आप, दाई क्या बच्चे को वो उसने दे पाएगी जो एक माँ देने में सक्षम है। माँ बच्चे की खुराक को लेकर जो सावधानी बरतती है, उसकी पौष्टिकता को लेकर, उसके स्वाद को लेकर, दूध कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है तो वो अपने हाथ पे पहले गिराती है, मैं जल तो नहीं गई, मैं जल रही तो बच्चा जलेगा, तो उसमें थोड़ा ठंडक करती। मतलब जो अलर्टनेस माँ में है बच्चे के प्रति, क्या वो दाई में आप अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, और ये हो भी नहीं सकता। प्राकृतिक रूप से ये संभव ही नहीं है। ये बच्चा माँ से दूर हो गया। तो जब ये बच्चा माँ से दूर है, इसका जो इमोशनल अटैचमेंट माँ से हुआ ही नहीं, तो ये बच्चा विरक्ति का भाव लेकर ही आगे बढ़ेगा। और विरक्ति इस दुनिया से नहीं, व्यक्ति हमारे सामाजिक संबंधों से, सरोकारों से, ये जो बच्चा बड़ा होगा, आप इससे किसी प्रकार के त्याग की, बलिदान की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बलिदान तो उसको मिला ही नहीं। आगे चलते हैं। अब दाई आके बच्चे की देखभाल कर रही है। दाई सभी उम्र की होती है, कुछ दाइयां 50 के ऊपर की होती हैं, कुछ दाइयां 40 की, कुछ 30 की, कुछ 25 साल की भी होती हैं। तो ये कटु सत्य है कि जो दाई आपके बच्चों को खिलाने आई है और ईश्वर ने भी उसको बच्चा दिया है, तो उसका बच्चा वहां लावारिस हो गया। कहाँ, जहां वो घर में छोड़ के आई है। क्योंकि आप भी इसको अलाउ नहीं करेंगे कि तुम अपना बच्चा यहाँ लेके आओ, तो वो अपने बच्चों को टाइम देगी, आपके बच्चों को टाइम देगी। इस सोच ने आपके बच्चे को दाई दिला दी, लेकिन उसके बच्चे से मां छीन ली। अब उसका बच्चा लावारिस है। तो आपके बच्चे से मां दूर हुई और उस दाई के बच्चे से ही मां दूर हो गई। ये क्यों होगा? ये महिला को कामकाजी बनाने के परिणाम है। अब वो बच्चा किसी घर के कुटुंब के, क्योंकि उसकी क्षमता तो इतनी है नहीं है कि वो कहीं दाई रख ले, वो कहीं किसी कुटुंबी जन के, परिवार जन के हाथ में खेल रहा है, बस ये है। या फिर वो परिवार में या पड़ोस में किसी को बच्चा अपना सौंप के आ रही है, या फिर उसके आसपास में कोई शासकीय व्यवस्था ऐसी है, झूला घर जैसी, शासकीय, प्राइवेट नहीं, झूला घर जैसी कोई व्यवस्था है, बच्चों को वहां छोड़ के जा रही है। तो अब यहाँ 2 बच्चे हो गए जो अपनी माँ के प्रेम से अलग है, माँ के दूध से अलग है, माँ के स्नेह से अलग है। तो देखिए, बड़े होके बच्चे सामाजिक प्राणी बनेंगे। ये असामाजिक तत्व ही बनने वाले हैं, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ माएं अपने कामकाज में इतनी ज्यादा मशगूल हैं, इतनी ज्यादा मशरूफ हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि बच्चे को खिला भी लें। अब इसमें क्या है? भारतीय संस्कृति का ठुकरा दिया जाना। एकांकी परिवार, पहले घर में दादी होती थी, बुआ होती थी, काकी होती थी, ताई होती थी, बहन, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते थे। महिला, एक तो ठीक है, ये बात तो वो क्लियर है, कोई विज्ञान कुछ भी कहे, बच्चे को जितना अच्छा महिला संभाल पाती है, पुरुष कभी नहीं संभाल पाता। अब मजबूरी का नाम अलग है कि कुछ पिता माताओं से भी आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कहानियां हैं ऐसी, महिलाएं ही संभाल पाती हैं बच्चों को। लेकिन हमारे परिवार आजकल, शादी हुई, बेटा न्यारा हो गया, अब अकेले हैं। अब पति काम पे है तो पत्नी अकेली है, और पत्नी भी काम पे है तो वो मैं बता ही चुका हूं बच्चे का क्या उसका बुरा हाल होना है। लेकिन यदि माँ पास में कभी है भी, तो अब माँ पे काम का भी बोझ है और घर पे काम का भी बोझ है। तो अब वो क्या समझती है कि जब दिन भर का काम निपटा लूं तो बच्चों को टाइम दूं, और बच्चों को टाइम मिलना नहीं है। तो क्या कर रही है आजकल, ये नया प्रयोग है और ये 99% घरों में हो रहा है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अब बच्चा मोबाइल में बिजी है और माँ काम में बिजी है। फ्री हुई, दूध पिलाया, सुलाया, बस खत्म, ये फॉर्मेलिटी रह गई। अब वो समय गया कि माँ को समय है, लोरी सुनाएगी, माँ उसको थपथपाएगी, माँ उसको लेके आंगन में घूमेगी, ना जगह है ना समय है। लिहाजा
ये बच्चा अब मोबाइल में घुस गया है। मोबाइल में घुसते घुसते ये बच्चा कब इसका आदी बना और कब मोबाइल इसकी लत बन गया, इस समय का एहसास ही नहीं हो पाया। नतीजा क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर 90% कंटेंट समाज विरोधी है, 90% कंटेंट झूठे हैं, मक्कारियों से भरे हुए हैं, सेक्स तो भरा पड़ा है इनके अंदर। और बच्चा आज नहीं कल जब मोबाइल से खेल रहा है तो इन चीजों में जल्दी घुसता है और घुस ही जाता है, और जिस दिन घुसा तो बाहर फिर नहीं निकल पाता। मतलब छोटे छोटे बच्चे आज सेक्स की वीडियो देख रहे हैं। हत्या कैसे की जा सकती है ये आज यूट्यूब पे ये सामग्री फैली पड़ी हुई है। बदला कैसे लेना है ये उसमें भरा पड़ा है। गेम ऐसे ऐसे दे दिए कि बच्चा वो गेम को बिल्कुल एंड तक ले जाना चाहता है। कोई बीच में टोकेगा तो बच्चा लड़ने तैयार है यदि वो बड़ा हो गया है तो। और जो होता है एक समय ऐसा भी आता है जब इस बच्चे को आप रोकते हैं ना तो यहाँ पे हमला कर देता है, माँ पे हमला, बाप पे हमला। और यदि इससे मन नहीं भरता तो उनको मार डालता है, मर्डर कर देता है। आपने मोबाइल की टोका, छीड़ा, मर्डर। ये मोबाइल मैंने सब्जेक्ट चुना है बस। ये मोबाइल दरअसल एकांत का प्रतीक है। ये हम अकेले हैं, भीड़ में अकेले, हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। तो ये मनोवृत्ति, ये विकृति हमारे बीच में आ रही है मनोवृत्ति को लेके। ये विकृति इसीलिए है कि बच्चे की जो परवरिश शुरू से हो रही है वही गलत है। वहां उसको माँ का स्नेह नहीं मिल पा रहा, उसे बुआ का प्रेम, काकी का प्रेम, ताई का प्रेम, दादी की लोरियां, नानी का प्यार, कुछ उसके हिस्से में रहा ही नहीं। अब तो बस फॉर्मेलिटी जैसी होती है कि दिवाली की छुट्टियां मिल गई तो उसमें खैर लोग घर में बिजी हो जाते हैं। गर्मी छुट्टियां थोड़ी बहुत मिली, हुआ है तो हुआ है। नानी जिंदा है तो नानी के पास हुआ है, नाना के पास हुआ है, नाना नानी दोनों मर गए तो मामा कौन। आजकल वो जमाना खत्म हो गया कि मामा पूछते हैं, मामा मामी नहीं पूछते। मामा पूछना चाहे तो मामी नहीं पूछने देगी। ये कड़ू सत्य है जो लोग कहते हैं ना कि महिला शोषण हो रहा है। कई जगह महिला खुद भी कारक है इसमें। यदि मामा पूछना चाहे तो मामी नहीं पूछने देगी। तो ऐसी कई चीजें हैं। यहाँ हम बच्चों को शुरू से अकेला छोड़ रहे हैं, उनको संस्कार दे ही नहीं पा रहे। और जब स्कूल की बात आई तो अब बोर्डिंग वाले स्कूल आ गए हैं। कल भी मैंने कंटेंट में शामिल किया था, शिक्षा हमारी ऐसी है कि हम बच्चे को संस्कार देने नहीं चाह रहे। कितने बच्चे ऐसे रह गए हैं जो सुबह उठ के माता पिता के पैर छूते हैं, क्योंकि स्कूल कॉन्वेंट है हमारा, जहाँ जीसस की प्रार्थना करवाई जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जीसस भी भगवान ही मानते हैं लोग। वो महान पुरुष तो है ही, वो कोई देवतुल्य तो है ही, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो सब्जेक्ट तो छूट ही गया कि बहन के मायने क्या होते हैं, माता पिता के पैर क्यों छूना चाहिए, गुरु क्यों ईश्वर से ज्यादा प्रमुख है। ये सब चीजें इस कॉन्वेंट में है ही नहीं है। समाज के प्रति आपकी क्या दायित्व है, ये है ही नहीं है कॉन्वेंट स्कूल में। बड़ी को माँ, छोटी को बहन क्यों समझना चाहिए, ये कॉन्वेंट में है ही नहीं है। तो एक परिवार का जो भाव है, जो अपनापन है, जो व्यक्ति लगता था कि मैं अकेला हूं ही नहीं। अरे गांव के अनाथ बच्चे भी जब उसके माता पिता मर जाएं तो उस गांव का वो लाडला हुआ करता था पहले, क्योंकि सबके पास समय था। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं था पहले, समय था लोगों के पास, लोग समय देते थे, अपनापन था लोगों में। समय था तो अपनापन था, समय नहीं तो अपनापन कहां से आएगा। एक बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। हमारे गांव की बेटी कहीं ब्याह जाए, उसके ससुराल में हम पहुंच जाएं, हम सिर्फ उस गांव के हैं, उसके कुटुंबी नहीं है, तो हम पानी नहीं पीते थे। क्यों? ये हमारे गांव की बेटी है। ये अपनापन था। आज क्या है, कहां की बेटी, कहां की बहन, कहां की माँ, बस बलात्कार, हत्याएं, छेड़छाड़, हत्या के प्रयास, लूट, डकैतियां, और फिर एंड में लाशों के टुकड़े, कुचल देना। ये सब इसीलिए कि हम भीड़ में अकेले हैं। सब जगह भीड़ दिख रही है, लेकिन फिर भी हम दरअसल अकेले हैं, हमारे आसपास कोई है ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जब अंतर्मुखी हो जाते हैं और जब उपेक्षा के शिकार होते हैं, जब दिखता है कि कोई हमारा है ही नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता वो आदमी स्वभाव से आक्रामक रहता है। क्योंकि परिवार वाला व्यक्ति
थोड़ा सा भीरू होता है, उसको चिंता रहती है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया मेरी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि वो अपने को कमिटेड पाता है अपने परिवार के प्रति कि मेरा दायित्व है इस परिवार को पार लगाना, और मैं ही नहीं रहा तो फिर परिवार का क्या होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि मेरा कोई है ही नहीं है, मेरे मरने पर कोई रोने वाला तक नहीं है, वो ही गुंडा होता है, वही मवाली होता है, वही आक्रांता होता है। क्यों? मार डालेंगे या मर जाएंगे, पीछे चिंता ही नहीं, डर किस बात का, कौन हमारी राह देख रहा है। जब तक इस भाव को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक परिवार कुटुंब की भावना को जागृत नहीं किया जाएगा, जब तक शिक्षा में नैतिकता दोबारा से शामिल न की जाएगी, तब तक हमें इन विकृत मनोवृत्तियों का सामना करना ही पड़ेगा। और यदि हम चाहते हैं ऐसा ना हो, प्लीज संस्कारों की ओर वापस लौटिए। पहचानिए हमारा भारत कैसा था, शांति का टापू रहा है ये देश। जो लोग यहाँ आए वो यहीं के होके रह गए, और इसीलिए आक्रांताओं ने हम पे आक्रमण किया, क्योंकि हमारा देश अलग देश था। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, आज हम अपनों का बुरा कर रहे हैं। क्यों? हम भीड़ में अकेले हैं, हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। यदि ये धर्रा ठीक ना हुआ तो हम उस बुद्धिमत्ता की ओर चल पड़े हैं, अब उस विभत्सता की ओर चल पड़े हैं, उस विभीषिका की ओर चल पड़े हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, समय है, जाग जाओ। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी अनुमति चाहूंगा और हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट सामाजिक सरोकारों से युक्त रहते हैं, समाज के भले में भी सोचिए। हमारा प्रोफेशन है पत्रकारिता, लेकिन हम समाज का भी भला सोचते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है, प्लीज हमारे कंटेंट्स को लाइक दें, इन्हें शेयर करें और शब्दकोश को सब्सक्राइब अभी करें, अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।